नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। तलत महमूद साहब की आवाज़ के बारे में कहा जाता है कि वो मखमली आवाज़ है। उनकी आवाज़ का जादू कुछ ऐसा है कि उनकी आवाज़ को कॉपी करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही लता जी के बारे में भी कहा जाता है। तो दो ऐसे सिंगर हैं जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि उनकी आवाज़ को कॉपी किया नहीं जा सकता, लेकिन पुणे के गायक हैं हमारे साथ। ये उस आवाज़ को बहुत अच्छे से गा भी लेते हैं, कॉपी भी कर लेते हैं। धवल चांदवाकर। धवल, स्वागत है आपका। नमस्ते। धवल, ये खूबी जो तलत साहब की आवाज़ की मैंने कहा, अभी सब लोगों को बताया। हाँ। और मैं जब भी तलत साहब को सुनता हूँ और आपको सुनता हूँ तो काफ़ी नज़दीक पाता हूँ। क्या कहते हैं उसको? ये तो मतलब मैंने तो आवाज़ ऐसी बनाई तो नहीं है। हाँ। बस ये जो ब्लेसिंग्स है भगवान का और मेरे गुरु जी का आशीर्वाद। तो तलत साहब की गायकी आवाज़ से ज़्यादा उनका जो क्लासिकल की तैयारी उनकी और विब्रेटो जिसको बोलते हैं हम, तो थोड़ा सा गज़ल अंग ज़्यादा है उनका। और मैं गज़ल पसंद करता हूँ, बहुत गज़ल गाना पसंद करता हूँ। तो उनके गज़ल इसीलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सुन सुन के थोड़ा सा मैंने वो कोशिश करता हूँ आज भी। मैंने जो कहा वो धवल इसलिए शब्दशः सही है। हाँ। कि हमेशा जब भी आपको सुना है फिल्मी गानों के साथ सुना है, और आपके साथ इंटरव्यू भी 3-4 बार पहले भी हुए हैं। जी हाँ। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास कुछ सुनते सुनते हुआ, और जब मैंने आपकी गायकी से कंपेयर कर रहा था तो काफ़ी कुछ समानताएं उसमें दिख कर आ रही थी। तो आपने तलत साहब को कभी आदर्श मानकर ये सब शुरुआत की या एक नेचुरल वॉइस है? नहीं, नेचुरल वॉइस ही है। मैं मानता हूँ कि आवाज़ कॉपी करना तो मुश्किल ही बात है, क्योंकि आवाज़ तो उनकी जो है ओरिजिनल आवाज़ है। लेकिन हमारा एक सिंगर की कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि उसकी अनुभूति ऑडियंस को मिले। तो अनुभूति मिलने के लिए वो अप्रोच पकड़ना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ नहीं। अप्रोच अगर परफेक्ट पकड़ लिया तो आप वो ऑडियंस को एहसास दिला सकते हो। तो मैंने हमेशा तलत साहब की गायकी और रफ़ी साहब की गायकी बहुत नज़दीक मानी है। बहुत एक स्कूल, जैसे अपन स्कूल थॉट ऑफ स्कूल बोलते हैं ना, जैसे वो स्कूलिंग दोनों का एक ही है। जैसे किशोर कुमार का स्कूल अलग है, लेकिन रफ़ी और तलत का एक स्कूल है, ये मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रफ़ी साहब को हमने कई बार हमारे दर्शकों को सुनवाया है। हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार अब आप जो है तलत साहब को भी सुना दीजिए, तो फिर आगे की बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। जैसे ये गाना है, मैं तेरी नज़र का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि ना याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ, तुझे याद हो कि ना याद हो, मैं तेरी नज़र का सुरूर हूँ। क्या बात है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जो मैंने कहा शो के शुरुआत में और उसके बाद भी रिपीट किया कि तलत साहब की आवाज़ के नज़दीक पहुंचते हैं धवल, और वाकई में जो कुछ भी वे जिस अंदाज से गाते हैं वो कहीं ना कहीं तलत साहब के होने का एहसास कराता है। क्या युवाओं का रुझान गज़ल गायकी की तरफ कम है? इससे आप कितने सहमत हैं? जी बहुत कम है, बहुत ही कम। इसकी वजह ये है कि गज़ल सुनना, इसके लिए थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। आज क्या प्रॉब्लम है, हमारी गाने उनका ड्यूरेशन कम से कम होता जा रहा है। अभी हम पहुंच गए हैं रील्स के ज़माने में, जहाँ पे रील्स तो एकदम 30 सेकंड की रील्स रहते हैं। जब गज़ल गाई जाती थी तो 9-9, 10-10, 12-12 मिनट की गज़ल होती थी। अभी किसी को इतना टाइम ही नहीं है। तो गज़ल सुनना भी एक सुकून की बात है, जैसे गज़ल गाना एक सुकून की बात है। जैसे इसमें विस्तार करके अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग वेरिएशंस डाल के गज़ल गाई जाती है। तो आजकल कौन किसके पास टाइम है? तो ये टाइम का प्रॉब्लम है, पेशेंस नहीं है। धवल, आपने कहा टाइम का प्रॉब्लम है, पेशेंस नहीं है, रील का ज़माना है। करेक्ट। तो फिर भी गज़ल गायकी में जिन लोगों की रुचि है जी, वो श्रोता कम नहीं हुए हैं। जो असली श्रोता है, जो आज भी गज़ल पसंद करते हैं, वो जाते हैं, वो गज़ल सुनने जाते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है। अभी बहुत कम है ऐसे लोग, और वो भी मैं मानता हूँ कि अपनी पुरानी जनरेशन के ज़्यादा है, नए जनरेशन के बहुत ही कम। गज़ल गायकी में जिस तरह से आपको पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है हर एक शब्द के साथ, जी, उस इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या करते हैं और कितना डूब के आप उसको गाते हैं? गज़ल गाने के लिए मेरे हिसाब से वो शायरी की समझ होनी चाहिए, उस शायर की समझ होनी चाहिए।
तो कोई भी गज़ल हो, अगर शायर आपको समझ में आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेशन डिलीवर हो जाता है। एक्सप्रेशन डिलीवरी करने के लिए आपको थोड़ी सी उर्दू की उस भाषा की समझ होनी चाहिए और उसके साथ उस इमोशन की भी समझ होनी चाहिए। इमोशन अगर आप वो दर्द समझ सकते हो तो नेचुरली वो आप अपने गाने में ला सकते हो और वो डिलीवर भी हो जाता है उसी तरह से। आपने कहा उर्दू भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि आप उसकी जो कुछ भी समझ है उसकी उसमें पैदा प्रोनाउंसिएशन वो पैदा हो, उसमें वो समझ पाए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार गज़ल गायक जो होते हैं वो गाते गाते भी उस शब्द को समझाने की कोशिश करते हैं, उर्दू के उस शब्द को, जिससे कि आदमी उसकी आत्मा, उसकी रूह तक पहुंच पाए। करेक्ट। तो ये जब इस तरह के प्रयोग करना पड़ते हैं, लोगों को बताना पड़ता है। पहले के जो श्रोता थे उन्हें सब इन सब चीज़ों के प्रोनाउंसिएशन पता होते थे, वे जानते थे, इसका मतलब जानते थे। फिर भी आज के युवाओं को जब आप इस तरह की बात समझाते हैं तो क्या वो गज़ल उन तक पहुंच पाती है? अगर हम ये कोशिश करें कि गज़ल आसान भाषा में समझाई जाए, जैसे मैं ये मानता हूँ कि जगजीत सिंह जी की पॉपुलैरिटी और गुलाम अली जी की पॉपुलैरिटी, इन दोनों पॉपुलैरिटीज़ में बहुत फ़र्क है। जगजीत सिंह इज़ मोर पॉपुलर क्योंकि वो बहुत आसान भाषा में गज़ल पेश करते थे। गुलाम अली या मेहदी हसन साहब, इनकी भाषा, उसमें उर्दू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, समावेश बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा हिंदी भाषा जो एकदम आसान भाषा है, जिसे हम कलोक्वियल लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी तुम्हारी भाषा, जो हम रोज़ बोल सकते हैं। हम उर्दू लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं बोलने में, इसीलिए वो जो आसान हिंदी भाषा है, अगर उसी में अगर गज़ल पेश की जाए तो शायद ये युवाओं तक पहुंच जाएगी। आपने बात सही कही, इस बात को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तलत साहब की कोई एक और पसंदीदा गज़ल आप सुनाइए। उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है, उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है, गला किसका कटा क्यों कर कटा तलवार क्या जाने, मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। क्या बात, मोहब्बत जो ना समझो जालिम प्यार क्या जाने। मैं जब धवल गा रहे थे, मैं देख रहा था उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी जो पूरे का चेहरे का जो एक्सप्रेशन था उस गायकी के दौरान, वो जो उतार चढ़ाव वॉइस मॉड्यूलेशन था, उससे पता लगता है कि कितनी मेहनत गज़ल गायकी में लगती है, क्लासिकल गायकी में लगती है। बहरहाल जब हम बात कर रहे हैं गज़ल की, और आपने कहा धवल की आसान हिंदी भाषा में जगजीत साहब कहते थे, और बाकी लोग जो है, अगर मेहदी हसन साहब की बात करें, गुलाम अली साहब की बात करें, वे जो उर्दू भाषा का समावेश होता था शायद लोग उसमें कम जुड़ पाते हैं, और इसीलिए जगजीत साहब ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हुआ करते। मैं बोल रहा हूँ आजकल की जनरेशन। तो आप इस तरह के प्रयोगों की कोशिश करते हैं या ऐसे किसी शायर के कलाम को उठाकर वहाँ गाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आसानी से युवाओं तक ये बात पहुँच जाए? जैसे मैं ये मानता हूँ कि तलत साहब की जो गाने वो फिल्म के लिए बने थे, तो वही गज़ल वो पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि वो आसान भाषा में थी। जैसे साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, वो उन्होंने जिस तरीके से लिखी है ये गज़ल, वो फिल्म के लिए लिखी है, इसीलिए वो आसान है और इसीलिए वो पहुँच जाती है। रफ़ी साहब की भी कुछ गज़लें हैं तो वो आसान भाषा में है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ आज रफ़ी साहब, तलत महमूद या फिर हेमंत कुमार, ये सिंगर्स का जो गाना है, धीरे धीरे ऑडियंस कम होती जा रही है इसकी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनका ही गाना अलग अलग तरीके से लोगों के सामने लाया जाए और इसी अलग अलग स्टाइल से पेश करूँ, तो युवाओं को भी थोड़ा उसमें रुचि हो जाए, उसमें इंटरेस्ट आ जाए, ये कोशिश रहती है। रफ़ी साहब की गज़ल की आपने बात कही। हाँ। रफ़ी साहब, हमने इसके पहले के इंटरव्यू, जैसा मैंने पहले कहा कि रफ़ी साहब को लेकर ही किए हैं आपके साथ, आज पहली बार तलत साहब की बातों को लेकर, गज़ल गायकी को लेकर कर रहे हैं। और जब रफ़ी साहब और गज़ल की बात आपने कही है, तो कुछ ऐसा ही सुना दीजिए जाके हम रफ़ी साहब को भी सुन लें और गज़ल भी सुन लें। जैसे ये गाना है, अभी एक छोटी सी इसमें मज़ा है, ये है कि अगर हम तलत गाते हैं तो तलत के लिए गला बहुत हल्का रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तलत की गायकी बहुत हल्के गले से हो सकती है। अगर आप हैवी गले से गाएं तो उस तरीके का आउटपुट नहीं आएगा। अगर रफ़ी साहब गाते हो तो आप नेचुरल टोन में थोड़ा सा हैवीनेस लाना ज़रूरी होता है। जैसे
मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। बात तो बहुत सही कही है धवल ने कि निगाहें हटाऊं कैसे, लेकिन निगाहें हमारी भी और कान भी धवल की गायकी को सुनने के लिए लगातार बेताब होते आ रहे हैं, और हमारा भी मन कह रहा है कि धवल गाते रहें और हम सुनते रहें। बहरहाल कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले मैं चाहता हूँ कि जो युवा गज़ल गायकी में रुचि रखते हैं और गज़ल को समझकर, सुनकर और गाना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं जी, उनको क्या कहते हो? मैं ये उनको एक सलाह देना चाहूँगा, वैसे तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ लेकिन फिर भी एक सजेशन मेरी हमेशा ये रहेगी कि जो आज की युवा पीढ़ी कुछ भी अगर गाना चाहते हैं, देखो क्या होता है कि आजकल क्लासिकल सीखने में लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि क्लासिकल आजकल की युवा पीढ़ी को बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि रागदारी, विस्तार, इसके लिए एक बैठक की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा तो क्लासिकल बेस रखना चाहिए, और जितनी ज़्यादा कोशिश हो वो ज़्यादा गज़ल सुने, क्योंकि गज़ल ये ऐसा अंग है, ऐसी स्टाइल है जिसमें क्लासिकल रागों का बंधन नहीं रहता। हम जैसी सोच सकते हैं उस तरीके का सुर लगा सकते हैं, वो सुर लगा सकते हैं और अलग अलग वेरिएशंस डाल सकते हैं। इससे गला तैयार हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मसल मेमोरी। जैसे अगर मैं एक ही चीज़ बार बार गाऊँ, बार बार गाऊँ, तो रात को अगर 2 बजे भी मुझे कोई उठाए तो मैं वही चीज़ रात को 2 बजे भी गा सकता हूँ। वो होता है मसल मेमोरी, उसके लिए मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। तो ये मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए हर एक गज़ल या कोई भी गाना कम से कम 100 बार आपको गाना चाहिए। उसके बाद आपके मतलब आप उसको इतनी इजी और आसान तरीके से डिलीवर कर सकते हो, तो एक्सप्रेशन पे ध्यान ज़्यादा दे सकते हो। लेकिन अगर आप गाने में ही अटक रहे हो तो फिर हम हमेशा कॉन्शियसली उस गाने की तरफ देखते हैं। गाना ऐसे गाना चाहिए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है मैं क्या गा रहा हूँ, मेरा इतना मसल मेमोरी में वो गाना बैठ गया है कि मैं कभी भी गाऊँ तो उसी तरीके से गाऊँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, कार्यक्रम तो समाप्त हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन धवल को इजाज़त नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ कि धवल जाते जाते, धवल के पास छोड़ रहा हूँ आपको, एक कोई ऐसी गज़ल सुनाएं जिससे आपको भी आनंद आए और इस शो का जो समापन है वो भी बहुत अच्छे से हो। धवल, क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए, क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए, प्यार का बाग लगाया था उजड़ने के लिए, इस तरह उजड़ा के फिर हमसे बसाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया।